बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जब्बार शाहीन हूँ और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर के बारे में देखते हैं, एरर क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी जो हकीकी तौर पे एक वैल्यू होती है और जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो वो क्या होती है जी, एरर होती है। एरर को हम उर्दू ज़बान में गलती कहते हैं। तो गलती कब होती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करें पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से, तो इसकी चूंकि एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 9.8 है। अब वो 10 पॉइंट समथिंग करेगा कैलकुलेट या 9.6 करेगा, तो चूंकि डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और उसकी जो मेजर वैल्यू है उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एरर है। इसी तरह एक बॉल पॉइंट जो है, अगर उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो वो एक बच्चा उसकी लेंथ को मेजर करता है 13 सेंटीमीटर कर लेता है या 15 से ज्यादा कर लेता है। तो चूंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसने जो कैलकुलेट किया है उसमें डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है उसको क्या कहते हैं, एरर। तो एरर की डेफिनेशन फिर हम ऐसे करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एरर जो होती है ना, यानी कि जो गलती होती है, उसकी कुछ रीजंस होती हैं, वजूहात होती हैं। तो ये चंद एक रीजंस हैं एरर की, इनको बयान किया गया है। जैसे पहले नंबर पे है जी, नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन। यानी एक आदमी जो है वो अगर रीडिंग ले रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो एहतियात के साथ नहीं करता, लापरवाही से करता है, तो उसमें भी चांस होता है कि गलती हो जाए। इसी तरह कोई ऐसा बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसको कोई तजर्बा नहीं है, तो उसकी वजह से भी गलती हो सकती है। और तीसरे नंबर पे फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी अगर ऑपरेटर्स के अंदर कोई फॉल्ट है तो उसकी वजह से भी गलती हो सकती है। और चौथे नंबर पे अगर हम मेजरमेंट का एक सही तरीका नहीं इस्तेमाल करते, इनअप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी गलती के चांस होते हैं। तो रीजंस टू एरर, यानी वो वजूहात जिनकी वजह से गलती हो सकती है, वो क्या है जी, रीजंस फॉर अकरिंग एन एरर आर फॉलोइंग्स: नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, नंबर 2 इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, नंबर 3 faulty operators, and number 4 inappropriate method or technique। अब अगर टाइप्स की तरफ आते हैं तो एरर की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर की मेजर टू टाइप्स हैं। उनमें से एक क्या है जी, रैंडम एरर है, और दूसरे नंबर पे सिस्टमैटिक एरर है। अब पहले नंबर पे चूंकि रैंडम एरर है तो रैंडम एरर को बयान करेंगे। यहां पे मैंने हेडिंग नहीं दी रैंडम एरर की 1 लिख के, इसका मतलब है ये पहले नंबर पे जो एरर है उसकी डेफिनेशन की जा रही है। तो रैंडम एरर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू देन रैंडम एरर अकर्स। मतलब इसका क्या है कि एक मिकदार को मालूम करने के लिए हम बहुत सी रीडिंग्स लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन हर बार उनका जो आंसर है वो डिफरेंट आ जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सेम टेम्परेचर, सेम कंडीशन। तो फिर वहां पे जो एरर होती है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि रैंडम एरर कैसी होती है जी, मतलब हालात भी एक जैसा होते हैं और
टेम्परेचर कंडीशंस, वेदर कंडीशन, ये सारी एक तरह की होती हैं। तो फिर भी अगर एक क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो बार बार उसकी रीडिंग्स में कुछ फर्क आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रैंडम एरर। जैसे मेरे पास 10 सिक्के हों, 10 कॉइन्स हों, तो उनको मैं 10 को उछालता हूं तो उनमें से 5 हेड्स आ जाते हैं और 5 टेल्स आ जाती हैं। अब वही 10 सिक्के अगर दोबारा मैं उछालूंगा तो उनमें से हो सकता है 7 हेड्स आ जाए और 3 टेल आ जाए। तीसरी दफा अगर मैं उछालूंगा तो हो सकता है 10 की 10 ही टेल्स आ जाए। तो इसी तरह अब हमारे पास सिक्के भी सेम है, जहां पे उछाला जा रहा है, और वेदर भी सेम है, जहां पे उछाला जा रहा है वो जगह भी सेम है, लेकिन हर दफा वैल्यू क्या आ रही है, हेड्स एंड टेल की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रैंडम एरर है। और रैंडम एरर के वकू पजीर होने के लिए कोई खास किस्म की रीजन नहीं होती। ये गलती हमेशा अननोन रीजन की वजह से होती है, मतलब इस गलती की कोई रीजन हमें पता ही नहीं चलती। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बाद रीजन पे आए तो रीजन में जी, दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू सम अननोन रीजन, यानी यह गलती किसी अननोन रीजन की वजह से होती है। अब इस गलती को हम कम कैसे करते हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर, इस गलती को हम रिड्यूस कैसे करते हैं। अब रिड्यूस इसको कैसे करते हैं जी, कि जब हम एक मेजरमेंट एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसकी हम बहुत सारी सेवरल रीडिंग्स लेते हैं, मतलब बार बार उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं, और जब इतनी ज्यादा रीडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं फिर उनका हम एवरेज लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है जी, ये एरर कंप्लीटली तो ठीक नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक इसमें कमी आ जाती है। तो रिडक्शन में क्या आएगा, when we take several readings of a quantity and then take their average, उन रीडिंग का फिर क्या लेते हैं जी, एवरेज लेते हैं, then this type of error reduced up to some extent, मतलब कुछ हद तक इस गलती में कमी आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये टाइप्स ऑफ एरर में से सबसे पहली टाइप को हमने डिस्कस किया है। यहां पे पहली टाइप की सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन है, फिर इसकी रीजंस ऑफ ऑकरेंस, और उसके बाद है इसकी रिडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर। तो अच्छा, इसके साथ क्या है जी, आप वीडियो को पॉज करके, ये नोट्स होते हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये क्वेश्चन जो है उधर लिख सकते हैं, इनके आंसर, ये नोट्स बने हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके यहां से नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर नाम से जाहिर है कि ये गलती सिस्टम की वजह से होती है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं हम, तो सिस्टमैटिक एरर, द एरर अकर ड्यू टू फॉल्ट इन apparatus इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, यानी एक ऐसी गलती जो अपरेटस के अंदर फॉल्ट की वजह से होती है। अब इसकी जो रीजंस हैं इस गलती की, उनमें से चंद एक यहां पे बयान की गई हैं। दिस टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू, नंबर 1 जीरो एरर, नंबर 2 पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड नंबर 3 रॉन्ग मार्किंग ऑन मेजरिंग स्केल। इसकी जो रीजंस हैं उनमें जीरो एरर आता है जी। जीरो एरर क्या होता है कि फर्ज किया हम रीडिंग ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से, तो उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो अगर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते तो उस अपरेटस के अंदर ये फॉल्ट होता है, और इसको हम कहते हैं जीरो एरर। और इस जीरो एरर की वजह से जो भी चीज हम मेजर करते हैं उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, या तो वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकती है जो मेजर्ड वैल्यू होती है, या एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकती है।
इसी तरह पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है जी? कैलिब्रेट का होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दर्जे लगाना। तो एक अगर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर दर्जे ही गलत लगे हों या दर्जों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सही ना हो, मतलब अगर एक स्केल बनाया गया है तो उसमें 1 सेंटीमीटर और आगे 2 सेंटीमीटर है, तो इनके दरमियान 10 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस है तो 2 से 3 के दरमियान 7 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए और 3 से 4 के दरमियान 11 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए। तो इसमें पुअर कैलिब्रेशन मतलब 2 मार्क्स के दरमियान डिस्टेंस सेम ना होना। तो इस वजह से भी जो रीडिंग हम ले रहे होते हैं उस स्केल या इंस्ट्रूमेंट से उसमें गलती के चांसेस होते हैं। अब तीसरे नंबर पे इनकरेक्ट मार्किंग, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो दर्जे लगे हुए हैं वो हैं ही गलत, तो उसकी वजह से जो बंदा भी रीडिंग ले रहा है वो रीडिंग क्या होगी? गलत होगी, मतलब पॉइंट ही गलत लगे हुए हैं, 1 2 3 मिस है तो वहां पे 4 आ जाए। तो अब जिस बंदे ने मेजरमेंट लेनी है तो वो तो 4 सेंटीमीटर ही किसी चीज की अगर लेंथ माप रहा है तो वो 4 सेंटीमीटर लिखेगा, लेकिन हकीकत में वो पॉइंट वहां पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इसी तरह रॉन्ग मार्किंग जो स्केल के ऊपर होती है उसकी वजह से भी गलती के चांस हैं। और ये कौन सी गलती के चांस होते हैं जी? सिस्टमैटिक एरर। अब इस गलती यानी सिस्टमैटिक एरर को हम अगर कम करना चाहें, रिडक्शन इसकी चाहें, तो कैसे होती है? दिस टाइप ऑफ एरर मे बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट with an other instrument which is more accurate. The correction factor is applied on all the readings taken by the wrong instrument. इसका क्या मतलब है जी? लेट हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो फाल्टी ऑपरेटर से ले रहे हैं, तो उससे हमने 3-4 लेंथ को मेजर किया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की और उनका एक टेबल बना लिया है। अब हमें पता चल गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रॉन्ग है, इसमें कुछ ना कुछ गलती पाई गई है। तो इसका कंपैरिजन हम किससे करवाते हैं? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से हम किसी चीज की लेंथ मालूम करते हैं, एक वायर की लेंथ हम लेते हैं तो वो आ जाती है जी 13 सेंटीमीटर, लेकिन वही जब लेंथ हम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो वो आ जाती है 14 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमने कंपेयर कर लिया रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वहां से डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आया जी? 1 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया जी करेक्शन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू हमने रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से ली है उनमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। मतलब रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से हमने 4 वैल्यू ली हैं, एक 12 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है, एक 16 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में ये रीडिंग्स जो हैं इनके अंदर हम करेक्शन फैक्टर को ऐड कर देंगे, यानी 12 की बजाय क्या हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, 14 की बजाय क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 16 सेंटीमीटर की बजाय 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी वजह क्या है जी? कि हमने वो करेक्शन फैक्टर फाइंड कर लिया है। जब हमने दोनों इंस्ट्रूमेंट को आपस में कंपेयर किया है तो कंपैरिजन से हमें यह पता चला कि जब भी हमने रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेनी है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर लेस शो करेगा। तो वो करेक्शन फैक्टर जितनी भी रीडिंग हमने ली थी उन पे लगा दिया, तो उससे हमारे पास जो रीडिंग्स आती हैं वो ठीक आती हैं। तो इसी तरह हम सिस्टमैटिक एरर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोबारा से अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर, तो स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, आपने इसके रीजंस ऑफ अकरेंस वो भी लिखने हैं, और इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है ये भी लिखना है। तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो डेफिनेशन क्या है जी?
The error occurred due to fault in apparatus is called systematic error. Reasons of occurrence: this type of error occurs due to zero error, poor calibration of instrument, incorrect marking of measuring scale. Reduction क्या है? How this error can be reduced? This type of error may be reduced by comparing the instrument with an other instrument which is more accurate. The correction factor जो हम फाइंड कर लेते हैं, then the correction factor is applied on all the readings taken by the wrong instrument. फिर वो correction factor उन तमाम readings के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं जो रीडिंग्स हमने रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से ली होती हैं। तो अब हम चलते हैं जी अनसर्टेनिटी की तरफ। पहले हमने एरर्स के बारे में पढ़ा है, अब अनसर्टेनिटी की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द पॉसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के मानी होती है जी गैर यकीनियत, या इसको हम मुमकिना गलती भी कह सकते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब मुमकिना गलती या गैर यकीनियत। अनसर्टेनिटी कब होती है और इसको हम कैसे बयान कर सकते हैं? इसको हम एरर नहीं कह सकते। हाँ, ये एरर में कन्वर्ट हो सकती है एक फाइनल रिजल्ट के बाद या हतमी फैसले के बाद। इसकी एग्जांपल से मैं आपको वजाहत करता हूं कि अनसर्टेनिटी है क्या। लेट एक स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यूज का पेपर करके आया है, उसको 10 एमसीक्यूज में से 8 आते हैं और उसको यकीन भी है कि ये मेरे ठीक हैं। तो वो 8 एमसीक्यूज के बारे में क्या है जी, उसको सर्टन है, वो मतलब पक्का यकीन है उसको कि ये मेरे ठीक हैं, करेक्ट हैं। 2 एमसीक्यू उसको नहीं आते तो वो उनका अपनी तरफ से गैस लगा के आता है, तुक्का लगा के आता है। अब वो ये भी नहीं कहता कि ये मेरे गलत हैं और ये भी नहीं कहता कि ये मेरे सही हैं। मतलब उन 2 एमसीक्यूज के बारे में वो क्या होता है जी, अनसर्टन होता है, उसको पक्का यकीन नहीं होता। जब वो जाके अपनी बुक से देखता है, अगर तो वो एमसीक्यूज ठीक है जो उसने लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका जवाब बुक में भी है, तो फिर तो अनसर्टेनिटी जो है वो उसके यकीन में बदल गई और सर्टेनिटी वो बन गई। लेकिन अगर वो एमसीक्यूज जो आंसर वो लगा के आया वो बुक में गलत है, बुक में वो नहीं है, तो फिर उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो किस में तब्दील हो जाती है? एरर में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये मुमकिना गलती है, गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती। तो इसको क्या कहते हैं जी? अनसर्टेनिटी। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे इसकी? द पॉसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, यानी मुमकिना तौर पे जो गलती है उसको क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी जो है इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं। Reasons of uncertainty. There are some reasons of uncertainty. Number 1, inadequacy of instrument. Number 2, natural vibrations of object under examination. Number 3, imperfection of person's senses. अब ये चीजें क्या हैं जो मैंने पढ़ दी हैं, अब इनके बारे में समझ भी होना चाहिए। पहले नंबर पे क्या है जी? इनएडिक्वेसी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। इनएडिक्वेसी को हम कहते हैं जी लिमिटिंग, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन को इनएडिक्वेसी कहते हैं। अब उसकी लिमिटेशन कैसे है? मसलन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेंटीमीटर में स्केल लगे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसमें मिलीमीटर वाली जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लगे हुए। तो मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि वायर की लेंथ मेजर करें
तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 तक हो जाती है और फिर 4 और 5 सेंटीमीटर के दरमियान में आ जाती है। अब वहां पे चूंकि मिलीमीटर में कोई डिजिट्स नहीं लगे हुए, तो उस स्टूडेंट ने अगर तो वो 5 के ज्यादा करीब होगी तो वो कहेगा कि सर ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर है, और अगर 5 से ज्यादा दूर होगी, 4 के करीब होगी, तो वो कह देगा कि ये 4 सेंटीमीटर तकरीबन है। मतलब एक्यूरेट वो वैल्यू नहीं बता रहा, और एक्चुअल में उस वायर की जो लेंथ है वो है जी 5.6 सेंटीमीटर। अब वो जो वैल्यू बताएगा, या वो कहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, या वो कहेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो 5 से थोड़ा पीछे है, मतलब उसकी एक्चुअल, सॉरी वो मैं गलत बता गया हूं, एक्चुअल उसकी रीडिंग जो है वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो अब उसने तकरीबन 5 कहना है या तकरीबन 4 कहना है, तो वो जो रीडिंग है उसमें चेंज आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये अनसर्टेनिटी है, यानी वो रीडिंग के लिहाज से सर्टन नहीं है, उसको यकीन नहीं है कि मेरी ये वैल्यू जो है वो बता रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इनएडिक्वेसी जो होती है या लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट की होती है, वो भी अनसर्टेनिटी की तरफ रिजल्ट को ले जाती है। दूसरे नंबर पे नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। लेट एक स्टूडेंट है, वो एक हार्ड बॉल मेटेलिक बॉब है, एक गोली है लोहे की बनी हुई, उसका डायामीटर जो है वो मापना चाहता है कि उसका डायामीटर कितना है। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है यानी बॉब ऑफ द मेटल, उसकी वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो सही वैल्यू नहीं ले पाएगा, उसमें उसकी जो ली की वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। तो अब वो जब वैल्यू बताएगा तो वो अपनी वैल्यू के साथ सर्टन नहीं होगा, अनसर्टन होगा, यानी वो बताएगा तकरीबन में कि इसकी तकरीबन इतना डायामीटर है। तो नेचुरल वाइब्रेशन जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसको हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो वो भी वजह बनती है किसकी, अनसर्टेनिटी की। और तीसरे नंबर पे इंपरफेक्शन ऑफ पर्सन्स सेंस। जो अनसर्टेनिटी है इसका बड़ा डिपेंडेंस होता है, ये इन्हिसार करती है किसी आदमी की जो सेंसेस होती हैं उसके ऊपर। अगर एक बंदा है उसकी सेंसेस एक्यूरेट है और बहुत काम करती हैं, एक बंदे की जो सेंसेस हैं वो एक्यूरेट वर्क करती हैं, तो वो बंदा जो भी रीडिंग लेगा उनमें अनसर्टेनिटी कम पाई जाएगी और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इसी तरह जो पर्सन की सेंस होती हैं वो भी बड़ा, उसका भी बड़ा किरदार होता है, रोल होता है किसके अंदर, रीडिंग लेते हुए। मतलब अनसर्टेनिटी उनकी वजह से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। मसलन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर करनी है या डायामीटर मेजर करना है, तो एक स्केल जो कि इनएडुकेट स्केल है, यानी उसकी लिमिटेशन है स्केल की, तो उसकी वजह से एक बंदा जिसकी सेंसेस बहुत परफेक्ट होती हैं वो जब मेजर करेगा और ऑलमोस्ट जो आंसर देगा वो तकरीबन ठीक होगा। लेकिन एक बंदे की सेंसेस जो है वो ठीक नहीं है या वो इतनी ज्यादा तेज नहीं है, तो उसके जो आंसर में ज्यादातर क्या पाई जाएगी, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। लेट एक वायर का डायामीटर हमने फाइंड करना है, तो डायामीटर जो है वो एक आदमी बता देता है, उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, तो एक आदमी उसका बताता है जी ये तकरीबन 1.9 सेंटीमीटर है, और दूसरा तकरीबन में जो जवाब दे देता है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब चूंकि उन दोनों को एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन जिसके सेंसेस परफेक्ट हैं उसने उसका ऑलमोस्ट आंसर भी दिया है, तो वो रियल वैल्यू के बिल्कुल पास दिया है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ये तीसरी वजह थी अनसर्टेनिटी की। तो अनसर्टेनिटी की क्या वजह है जी, सबसे पहले नंबर पे इनएडिक्वेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे नंबर पे है नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन, यानी जिस ऑब्जेक्ट का आप डायामीटर या लेंथ मेजर कर रहे हैं
उसकी वाइब्रेशन भी अनसर्टेनिटी की तरफ रीडिंग को ले जा सकती है। यानी अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो फिर हम उसकी असल या एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं जी, इसका डायमीटर तकरीबन इतना है या इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इतनी है, एक्यूरेट वैल्यू उसकी नहीं बता सकते। तो उसकी वजह से भी रीडिंग के अंदर क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी। और तीसरे नंबर पे इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस। तो पर्सन, एक आदमी के सेंसेस की वजह से भी अनसर्टेनिटी जो है वो पाई जा सकती है किसी भी वैल्यू के साथ अंदर। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर से हमने ये टॉपिक लिया है, वो खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।